जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर आप इस तरह की म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाकर निवेश करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको मैक्सिमम रिटर्न लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, या फिर आपको अच्छा रिटर्न लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। मुझे लगता है दोस्तों कि एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो ठीक एक क्रिकेट टीम की तरह होती है। हमने देखा है कि एक क्रिकेट की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बल्लेबाज होते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो गेंदबाज होते हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ये दोनों काम कर लेते हैं। यानी कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला टीम होता है। और जिस टीम में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जिस टीम की अच्छी कॉम्बिनेशन होती है, सबसे ज्यादा मैच जीतने के चांसेस उसी टीम के भी होती है। तो आज की वीडियो में हम भी एक ऑलराउंडर पोर्टफोलियो बनाएंगे। इस तरह की पोर्टफोलियो बनाकर अगर आप भी निवेश करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ अगेन कहूंगा कि आपको मैक्सिमम रिटर्न लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक अच्छी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाने के लिए मेरे ख्याल से आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आज की वीडियो में भी हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम जब म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड कितने होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की स्कीम होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब हमने म्यूचुअल फंड की स्कीमें सेलेक्ट कर दी तो किस स्कीम में हमें कितना पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहने वाला हूं कि आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं जानता हूं कि मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो सभी व्यूवर्स तो वीडियो को पूरी देखते हैं, लेकिन जो ऐसे व्यूवर्स हैं जो स्क्रॉल करते करते इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने ये बात किया कि अगर आपको एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाना है जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, तो मेरे ख्याल से कम 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से जो सबसे पहली बात है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का इंडेक्स लिख रखा है। अब ये निफ्टी 50 क्या है, थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं। निफ्टी 50 हमारे देश की मेजर इंडाइसेस है, जिसमें हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी लिस्टेड है। और इस निफ्टी 50 के डायरेक्शन से ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाता है। अगर निफ्टी 50 में गिरावट है तो हमें मालूम चल जाता है कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, और अगर निफ्टी में तेजी है तो हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर इस निफ्टी 50 का हम रिटर्न देखें तो ओवरऑल 12 से 14% का ही हमें रिटर्न देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक कारण ये है कि डेफिनेटली निफ्टी के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका रिटर्न 12-14% से कम है, और डेफिनेटली कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनका रिटर्न 12-14% से कहीं ज्यादा है। इसीलिए हमें ओवरऑल जो रिटर्न है ना, वो 12 से 14% के आसपास में देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से 25 अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए। शायद आप और मेरे जैसे लोग नहीं कर पाए, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये काम यकीनन कर सकते हैं। ये जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से 25 अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। और अगर उनको बोला जाए कि भाई 25 में से भी आप जो है ना 10 स्टॉक्स ढूंढिए, तो अब 50 जो स्टॉक्स है उनमें से भी वो 10 स्टॉक्स ढूंढ सकता है। और इसी तरह से अगर बोला जाए कि भाई आप हमें सबसे अच्छे 5 स्टॉक्स ढूंढ कर दीजिए, जो इस निफ्टी 50 के अंदर में 50 स्टॉक्स है ना, उनमें से 5 स्टॉक्स हमें ऐसे ढूंढ कर दीजिए जो निफ्टी 50 के अंदर में सबसे अच्छे स्टॉक्स हो, जिनका रिटर्न सबसे अच्छा हो। तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर हमें इस तरह के 5 स्टॉक्स मिल जाते हैं तो यकीनन ये जो 12-14% का रिटर्न है, इससे हमें कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हमें 12-14% का रिटर्न क्यों मिलता है? हमें 12-14% का रिटर्न इसीलिए मिलता है कि इस निफ्टी इंडेक्स के अंदर में सभी तरह के स्टॉक्स हैं। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनका 12-14 से कम रिटर्न है, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं यकीनन जो 12-14% से कहीं ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन एवरेज आउट होकर के यहाँ पे 12 से 14% का रिटर्न हमें मिल जाता है। यही होता है दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाकर ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें रख लेते हैं और हमें एवरेज रिटर्न मिलने लगता है। हम कितना भी कोशिश कर लें, अगर हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं तो हमें यकीनन हमेशा एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी तरह से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम अच्छी है, और उसी तरह की म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है
उसी स्कीम को अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखें, चुनिंदा म्यूचुअल फंड की स्कीम को पोर्टफोलियो में रखें, तो यकीनन हमें कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यही एक बात होती है जब हम बहुत ज्यादा अंधाधुंध अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की स्कीमें रख लेते हैं तो हमें एवरेज रिटर्न मिलने लगते हैं। इसी तरह से हमें करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो अच्छी रिटर्न दे रही है, जिसमें अच्छा काबिलियत है, जिसके टेक्निकल अच्छा है, जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं। इसी तरह के कुछ म्यूचुअल फंड को, चुनिंदा म्यूचुअल फंड की स्कीम को रखना है और बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम को नहीं रखना है। ज्यादा से ज्यादा हमें 5 रखना है, और अगर इससे भी ज्यादा रखना है तो 6 रख लिया, 7 रख लिया, 8 रख लिया, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में 8, 10, 15, यहाँ तक 20 म्यूचुअल फंड की स्कीमें होती है। अरे भाई, अगर 20 म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आप ये तो जान ही नहीं पाओगे कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। 12-14% का छोड़ो, इससे अगर आपको कम भी रिटर्न मिल रहा होगा तब भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि मुझे मेरे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें मत रखो। जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम रखो वो टॉप की होनी चाहिए, एक अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम रखेंगे तो यकीन निफ्टी 50 की तरह ही हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिन 3 बातों का हमें ध्यान रखना था, उसमें से पहली बात के बारे में तो हमने बात कर लिया। दूसरी जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरी के फंड रखने चाहिए। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमारी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए और स्मॉल कैप भी होना चाहिए, ताकि हमारी पोर्टफोलियो का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके। इसीलिए दोस्तों, मैंने 3 कैटेगरी के बहुत सारे फंड यहाँ पे लिख रखे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इन फंड में से किसी फंड को कंसीडर कर सकते हैं या फिर अपनी रिसर्च करके अपने लिए अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लार्ज कैप फंड लिख रखा है, लेकिन मैंने लार्ज कैप फंड के जगह पर लार्ज कैप फंड यहाँ पे कोई भी नोट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो लार्ज कैप के जगह पर फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में भी लगभग 70-80% के आसपास लार्ज कैप के ही स्टॉक्स होते हैं। तो एक तरह से मान सकते हैं कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है ना, वो लार्ज कैप की तरह ही काम करता है। तो अगर हमें एक लार्ज कैप फंड रखना है तो हम इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। और अगर हमें इन फ्लेक्सी कैप फंड को नहीं रखना है तो हम प्योर लार्ज कैप फंड रख सकते हैं, जो कि HDFC का S&P BSE सेंसेक्स फंड है। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं लिखा है, HDFC सेंसेक्स फंड लिखा है, आप समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे उतना जगह नहीं था। तो अगर हम चाहे तो इंडेक्स फंड रख सकते हैं, HDFC का जो S&P BSE सेंसेक्स फंड है उसे, या फिर UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसे। ये प्योरली लार्ज कैप फंड है। अगर आपको एक प्योर लार्ज कैप फंड चाहिए होगा तो आप इस फंड को रख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने यहाँ पे 5 फंड लिखा है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही फंड आपको रखना होगा अपने पोर्टफोलियो में। अब हम बढ़ते हैं मिड कैप की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे मिड कैप फंड लिख रखे हैं। क्वांट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI मैग्नम, यूनियन मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, टाटा मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अब देखिए, जब हम एक्टिवली मैनेज फंड रखते हैं ना तो हमें एक की जगह 2 और फंड रखना अच्छा होता है, क्योंकि हम असल में जब एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक फंड मैनेजर के हाथ में रहता है। तो अच्छा होगा कि एक की जगह पर 2 फंड रखें। तो यहाँ से आप 2 मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरा हमारा है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रू, कोटक, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है। लेकिन इन फंड का भी चुनाव करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी चूज करते हैं तो इसका AUM साइज बहुत बड़ा है। अगर AUM से आपको कोई दिक्कत नहीं होता है तो आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्मॉल कैप फंड देखें तो टाटा में, निप्पॉन में और इसी तरह के कुछ और फंड है, जैसे में SBI स्मॉल कैप फंड में, उसमें आप लमसम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रख करके भी आप फंड का चुनाव कर सकते हैं। ये जो मैंने फंड लिखे हैं वो टॉप कैटेगरी के फंड है, आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, टॉप में मिड कैप फंड है और टॉप में स्मॉल कैप फंड है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि तीनों ही फंड एक फंड हाउस से ले लिया, फ्लेक्सी कैप भी क्वांट का, मिड कैप भी क्वांट का और स्मॉल कैप भी क्वांट का। ऐसा हमें नहीं करना है। कभी भी हमें एक फंड हाउस का एक ही
फंड लेना है, ताकि अगर हमारे पोर्टफोलियो में 5 फंड है तो पांचों अलग अलग फंड हाउस से हो, ताकि हमें पांचों अलग अलग फंड हाउस की एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिल सके। तो आप देख सकते हैं, एक हमें रखना है लार्ज कैप की जगह पर फ्लेक्सी कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड, ये मुझे पसंद है। अगर आप चाहें तो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड भी रख सकते हैं। दूसरा, हम 2 मिड कैप फंड रखेंगे, क्वांट हो सकता है, मोतीलाल हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, इसमें से 2 कोई भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा अलग भी हो सकता है जो आपके रिसर्च में अच्छा लग रहा हो। या फिर यहाँ पर 2 स्मॉल कैप फंड हम रख लेंगे, जो भी आपको पसंद है। अगर आपको लमसम नहीं करना है तो टाटा में भी कर सकते हैं, एसबीआई में भी कर सकते हैं, निप्पॉन में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि निप्पॉन में और एचडीएफसी में थोड़ा सा एयूएम साइज बड़ा हो गया है। अगेन बोलूंगा कि एयूएम साइज से कोई दिक्कत आपको नहीं होता है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बड़ा पैसा पार करना है तो एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के माध्यम से आप बड़ा पैसा पार कर पाएंगे। यानी कि निप्पॉन के किसी और फंड में जिसमें लमसम अलाउ है, उसमें हम निवेश कर देंगे और ये देखेंगे कि वेटिंग पीरियड कितना है, एग्जिट लोड लगने का टाइम कितना है। अगर वहां पे 15 दिन का है कि 15 दिन के बाद अगर हम एग्जिट करते हैं तो वहां पे एग्जिट लोड नहीं लगता है, तो 15 दिन रुक जाएंगे उस फंड में निवेश करके, और 15 दिन के बाद एसडब्ल्यूपी के माध्यम से यहाँ निवेश करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको एग्जिट लोड लग सकता है। तो मेरे ख्याल से जब हमें एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो कम से कम इन 3 कैटेगरी का फंड हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। अब एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो तीसरी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस वजह से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो से, वो ये है कि किस कैटेगरी में कितना पैसा लगाएं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, मुझे जो अच्छा लगता है वो फंड तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ किसी में निवेश कीजिए। अगर आपको मन करे तो निवेश कर सकते हैं। जो भी फंड मैंने लिखे हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वही फंड यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई किस कैटेगरी के फंड में कितना पैसा लगा सकते हैं। देखिए, इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है। अगर आप कम एज के हैं, ज्यादा समय तक निवेश करना चाहते हैं, या फिर ज्यादा एज के भी हैं और ज्यादा समय तक निवेश करना चाहते हैं, तो फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे लार्ज कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में 20 से लेकर के 30% पैसा आप लगा सकते हैं। और अगर आपको मिड कैप में पैसा लगाना है तो अगेन 30 से लेकर 40% का पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, और स्मॉल कैप में भी 30 से लेकर के 40% का पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझे कम दिनों तक निवेश करना है, तो अगेन ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें हम एक्सपोजर बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम लगभग 50 से 60% के आसपास में निवेश करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे जो एक्सपोजर है, अब यहाँ 50-60% पैसा आ गया तो यहाँ पे एक्सपोजर और कम हो जाएगा। तो 20% के आसपास में यहाँ, 20 या 30% के आसपास में यहाँ लगा देंगे, और फिर 20 या 30% के आसपास में हम यहाँ पे लगा देंगे पैसा। तो इस तरह से हम पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 50% पैसा लगा दिए तो हमारे पास कितना पैसा बचा। अगेन यहाँ पे हमारे पास बचेगा 50% पैसा। तो हम चाहें तो 30% यहाँ पे लगा सकते हैं, और फिर अगर हम चाहें तो 20% यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने एज के अकॉर्डिंग, अगर आपको कम समय के लिए निवेश करना हो तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर रखिएगा, और अगर आपको ज्यादा समय के लिए निवेश करना हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर रखिएगा। इस टाइप से एक्सपोजर बनाकर आप चल सकते हैं। आपकी एज कितनी है, इस बात से भी ज्यादा कुछ मायने नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से बात किया हूँ जिनकी एज तो ज्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, अब हमें कोई भी जिम्मेदारी निभाना नहीं है, मुझे घर चलाना नहीं है, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन मैं लंबे समय तक निवेश करना चाहता हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं अपने नाती पोतों बच्चों को ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो देना चाहता हूँ। तो भी अगर आप चाहें तो इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड में थोड़ा कम लगाइए, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा, स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। यानी कि सारा मैटर जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर, अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर, स्मॉल कैप मिड कैप में कम एक्सपोजर। आई होप कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा था, उन सारी बातों को बता पाने में सफल हो पाया होऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अगर हमें एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी है तो मेरे ख्याल से आपको किन बातों को ध्यान में रखकर एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों, मेरी आज की वीडियो या फिर मेरी आज की मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मैं खूब मोटिवेट होता हूं कुछ इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए।
और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहूं और आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप ढूंढ रहे हैं, तो मैंने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो आप मुझसे 1 to 1 फेस टू फेस बात करके अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को आसान कर सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।